नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आजाद भारत के इतिहास में अनहोनी हुई। एक सत्तावान मुख्यमंत्री को अदालत ने भ्रष्ट करार दिया, उसका भ्रष्टाचार प्रमाणित करते हुए उसे सजा सुनाई, जेल भेजा। संदेह नहीं है कि यह उन सत्तावानों की नींद हराम करने वाली बात है जो आय से अधिक संपत्ति में फंसे हुए हैं। जयललिता ने सपने में नहीं सोचा होगा कि 18 साल पुराना एक मुकदमा उनकी कुर्सी खा जाएगा। जयललिता का मतलब मामूली नहीं है। भारत की राजनीति में गरूर, अहंकार, तानाशाही और एकला चलो जैसी बातों की प्रतीक जयललिता है। उत्तर भारत के कई मुख्यमंत्रियों और नेत्रियों ने भी उनके अंदाज में राज किया है। उन पर भी जयललिता जैसे ही आरोप लगे हुए हैं, केस दर्ज है। दरअसल जयललिता का मतलब एक शासन शैली भी है। उन्होंने घमंड, मनमानी, अधिनायकवादिता के साथ अपनी पार्टी चलाई। उनके आगे न सरकार में किसी की हैसियत थी और न पार्टी में किसी की हैसियत है। सिर्फ मैं और मैं के साथ एक वक्त उन्होंने तमिलनाडु को मैं और मेरी शशिकला का अनुभव कराया था। तब जो आरोप लगे उसी का परिणाम ताजा सजा है। सजा हुई तो सब कुछ भरभरा कर ढह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब अन्ना द्रमुक पार्टी का क्या होगा, उनका क्या होगा। आज भारत की राजनीति के इस अकल्पनीय अनुभव पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर दुविधा में। पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और विपक्ष में होने का फायदा उठाकर पार्टी को उन इलाकों में ले जाना चाहिए जहां वह किसी जमाने में मजबूत रही है। दूसरी ओर कई नेता गठबंधन या महागठबंधन बनाकर लड़ने का फायदा समझा रहे हैं। इस दुविधा में ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटा है। तालमेल होने के बाद चंद घंटों के बाद ही इसे खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सोनिया और राहुल गांधी के निर्देश पर सपा को सीटें देने से मना किया गया। कांग्रेस के एक जानकार नेता का कहना है कि पार्टी अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश करेगी, इसलिए वह सपा से तालमेल नहीं चाहती। माना जा रहा है कि भाजपा के उभरने से कांग्रेस उसके विकल्प के तौर पर मजबूत होगी। दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनने की संभावना नहीं है, इसलिए कांग्रेस अगर सपा से तालमेल कर ले तब भी बहुकोणीय मुकाबला रहेगा और कांग्रेस हर हाल में सपा की बी टीम बनकर रह जाएगी। कांग्रेस के अकेले लड़ने के प्रयोग की परीक्षा हरियाणा और महाराष्ट्र में होगी। अगर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो वह एकला चलो की नीति अपना सकती है। वैसे भी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ऐसी राजनीति करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बड़े मिशन का आगाज अगले महीने होना है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत है तो 11 अक्टूबर को आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होगी। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों की जयंती को मोदी ने अपनी 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत के लिए चुना है। सो सरकार के सभी मंत्री मोदी के दोनों मिशन को पूरा करने में लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की तैयारी में सभी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई है और उनको सफाई अभियान में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है। रेल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वो किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर सफाई अभियान में शामिल हों। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश भेजे हैं और खुद भी इस अभियान में शामिल हुई हैं। सचिवालय, बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों में भी इसकी तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सो एक राष्ट्रीय स्वच्छता कोष भी बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वच्छता अभियान और आदर्श ग्राम योजना दोनों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। मंत्रालय की ओर से आदर्श ग्राम योजना की रूपरेखा जिलों में भेज दी गई है। इसमें अधिकारियों के साथ साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की योजना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद क्या फिर से पुराना गठबंधन बन जाएगा? यह लाख टके का सवाल है। भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं, लेकिन चारों पार्टियों ने फिर आपस में मिल जाने का रास्ता भी खुला रखा है। जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन थोड़े समय के लिए ही टूटा है और चुनाव के बाद दोनों साथ आ जाएंगे। इसका कारण दोनों का वैचारिक आधार है। इसके अलावा केंद्र में भाजपा की सरकार को शिवसेना का समर्थन
जारी है और उसके सांसद अनंत गीते अभी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की तमाम बड़ी नगर पालिकाओं में भाजपा शिवसेना का गठबंधन जारी है। मुंबई, कल्याण, ठाणे, डोंबिवली आदि नगर पालिका में दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस और एनसीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक रणनीति के तहत अलग हुए हैं और चुनाव बाद फिर मिल जाएंगे। तभी भाजपा ने एनसीपी से दूरी दिखाने की रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि सत्ता विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में न हो, इसीलिए दोनों सत्तारूढ़ पार्टियां अलग अलग हुई। इससे दोनों को सत्ता विरोधी लहर खत्म करने में आसानी हो गई है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका की करीब 1 दर्जन बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। सुबह के नाश्ते पर अमेरिकी कारोबारियों और उद्योग समूहों के प्रमुखों के साथ मुलाकात में मोदी ने उन्हें भारत में निवेश करने का न्योता दिया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि कैसे आज के समय भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह है। मोदी से सुबह के नाश्ते पर मुलाकात करने वालों में गूगल, सिटी ग्रुप, कार्लाइल समूह, पेप्सिको आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। एक साथ प्रधानमंत्री ने 11 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। ये सभी फॉर्च्यून 500 की सूची वाली कंपनियां हैं। उसके बाद उन्होंने 6 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से एक एक करके मुलाकात शुरू की। अमेरिका के शीर्ष कारोबारियों के साथ मुलाकात में मोदी का जोर इस बात पर रहा कि भारत उनके निवेश के लिए आदर्श जगह है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। ओबामा ने उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन के ब्लू रूम में एक भोज का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी भारतीय लोगों के समुदाय को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देकर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से कहा कि आज की दुनिया में कारोबारी और वाणिज्य ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 20,000 लोगों की एक सभा को संबोधित करने के बाद रविवार की रात को कुछ चुनिंदा लोगों के साथ रात्रि भोज में मोदी ने बातचीत की और कहा कि उनकी सरकार का पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और उसके विकास पर है। मोदी ने आर्थिकी के 3 क्षेत्रों का खास तौर से नाम लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की संपूर्ण तरक्की के लिए 1/3 कृषि, 1/3 विनिर्माण और 1/3 सेवा क्षेत्र का विकास जरूरी है। उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों की बराबर हिस्सेदारी की जरूरत को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत के दौरान यह भी कहा कि उनकी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन जोड़ता है और आतंकवाद तोड़ता है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। बेंगलुरु की जेल में बंद जयललिता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। निचली अदालत ने जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया और 4 साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनको विधानसभा की सदस्यता और मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों गंवानी पड़ी है। जयललिता के अलावा जिन 3 लोगों को सजा हुई है उन्होंने भी हाईकोर्ट में याचिका देकर सजा को चुनौती दी है और जमानत मांगी है। जयललिता के साथ साथ उनकी सहेली शशिकला, उनके करीबी रिश्तेदार वीएन सुधाकरन और लावरासी को भी 4-4 साल की सजा हुई है। शनिवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के जज जॉन माइकल डिकुन्हा ने जयललिता को 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाकी 3 लोगों पर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जयललिता के करीबी नेता और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ पनीरसेल्वम ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल के रोसैया ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनको पार्टी की नेता जयललिता की जगह शपथ दिलाई गई। शपथ के दौरान पनीरसेल्वम भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उनकी 32 सदस्यों की मंत्रिमंडल के और भी कई सदस्य शपथ लेते हुए भावुक हो गए थे। गौरतलब है कि जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा हुई है, जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा है। उनकी जगह अन्ना डीएमके विधायक दल ने रविवार को आम सहमति से पनीरसेल्वम को अपना नेता चुना। पहले भी जब भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने पर जयललिता ने कुर्सी छोड़ी थी, तब थोड़े समय के लिए पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ में अपना घर और सारी जमा पूंजी गंवा देने वाली 35 साल की शहनाजा सोनिया गांधी से मिलकर रो पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक पुनर्वास केंद्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उनके साथ राहुल गांधी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ साथ पार्टी के कई और नेता भी थे। इन नेताओं ने अनंतनाग से 12 किलोमीटर दूर देहरुना गाँव के एक शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। शहनाजा और उसका परिवार शिविर के एक तंबू में रह रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने सोनिया और राहुल से घर बनवाने में मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि सर्दियां आ रही है और अगर उनका घर नहीं बना तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को डॉक्टरों ने भी आराम की सलाह दी है। उनको रविवार को एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, जहां वे कुछ दिन और आराम करेंगे। उनकी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद पेट के अंदर संक्रमण हो गया था। इस वजह से बताया जा रहा है कि जेटली अमेरिका के दौरे पर नहीं जा सकेंगे। उनको 8 अक्टूबर को अमेरिका जाना था, जहां वे 10 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाले विश्व बैंक के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बात की संभावना कम दिख रही है कि वित्त मंत्री अमेरिका की लंबी यात्रा पर जाएं। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला उनके डॉक्टरों की सलाह से ही ली जाएगी। अमेरिकी दौरे पर जेटली को पेंटागन भी जाना था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके दोनों के सुप्रीमो की दादागिरी भयावह रही है। लोकप्रियता का दोहन करके करुणानिधि परिवार और जयललिता ने जैसे राज किया है वह सत्ता में अंधे होने की भी दास्तां है। जयललिता के साथ जो हुआ है वह करुणानिधि के लिए सुकूनदायी नहीं है। आखिर उनकी पत्नी बेटी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जो फैसला आया है उसका दूरगामी असर होगा। यह पहला मौका है जब पद पर रहते किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ फैसला आया है। पहले ऐसे मामलों में मुख्यमंत्रियों या केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ पद से हटने के बाद और उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंचने के बाद फैसला आया है जिसकी कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। लेकिन जयललिता पर आया फैसला एक अलग मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की जो नई व्याख्या की है उसके आधार पर पिछले दिनों में कई सांसदों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, राशिद मसूद, सेल्वा गणपति आदि ऐसे नेता हैं जिनको सजा हुई और उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी और ये नेता चुनाव लड़ने से अयोग्य भी ठहराए गए। आरोपी और सजायाफ्ता का फर्क राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा है। इस समय कई नेता आरोपी हैं और जयललिता पर आए फैसले के बाद उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी। असल में अब दशकों से चली आ रही अपराध न्याय की प्रक्रिया बदल रही है, इसलिए जयललिता का फैसला 18 साल के बाद आया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए कहा है। जांच एजेंसियां तेजी से काम करेंगी और अदालतों में सुनवाई जल्दी होगी। ऐसे में अयोग्य ठहराए जाने वाले नेताओं की संख्या में खासा इजाफा हो सकता है। पर सवाल है कि कानूनी रूप से जेल जाने या अयोग्य ठहरा दिए जाने वाले नेताओं को राजनीतिक नुकसान कितना होता है। अभी इसकी परीक्षा होनी बाकी है और किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना भी बाकी है। बिहार में लालू प्रसाद यादव अयोग्य ठहरा दिए गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला सजायाफ्ता होने के बावजूद प्रचार अभियान में प्रासंगिक बने हुए हैं। इसी तरह जेल में होने के बावजूद जयललिता के हाथ में ही अन्ना डीएमके की कमान होगी और अगले चुनाव में भी पार्टी का प्रचार अभियान वे खुद ही संभालेंगी। ऐसा लग रहा है कि आम मतदाता अब भी ऐसे नेताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सका है। उनको अपना नेता जैसा है वैसे ही मंजूर है। तभी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के कई मुकदमों के बावजूद मायावती और मुलायम सिंह यादव का करिश्मा बरकरार है। लालू प्रसाद यादव का जादू सीमित हुआ है लेकिन कायम है। करुणानिधि का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसा है लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत बरकरार है। खुद मायावती के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप 18 साल पुराना है, लेकिन उसके बाद वे 2 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी हैं। असल में अब तक का जो ट्रेंड है वह इन मामलों में मतदाताओं के उदासीन रहने का है। इसका एक कारण यह भी है कि ऐसे ज्यादातर नेता अपनी जातीय पहचान की राजनीति करते हैं और यह संदेश देते हैं कि वे अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। इससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होती है। लेकिन जब तक पुलिस के हाथ में मामला होता था तब तक फंसाए जाने की थ्योरी चल जाती थी। जब अदालत फैसला सुनाने लगेगी और नेताओं को सजा होने लगेगी तब फंसाए जाने का दाव ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए यह मानना चाहिए कि जयललिता के फैसले का दूरगामी असर होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जयललिता को हुई सजा पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु की राजनीति अतिवादी काले और लाल रंगों से भरी हुई है। डीएमके और एआईडीएमके ने जिस दबंगी और मनमाने अंदाज में राज किया है उसमें यदि आज जयललिता जेल गई है तो ये पूरे प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला मुकाम है। जयललिता को सजा के मतलब प्रादेशिक और राष्ट्रीय दोनों है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, जयललिता की सजा का भारत की राजनीति, देश और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार ऐसे एक मुद्दा है कि कोई नई मुद्दा नहीं है। बार बार हमारे देश में कभी बोफोर्स, कभी 2G स्पेक्ट्रम, हर इशू में बोफोर्स से लेके 2G स्पेक्ट्रम मैंने देखा है चुनाव के पहले खासकर बहुत बड़ी मुद्दा होता है। लेकिन अभी जो चुनाव नहीं है और सुप्रीम कोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बहुत प्रोएक्टिव दिखाई दे रहा है, इसके कारण है कि हमारे जो पब्लिक ओपिनियन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूड, जिसके कारण हम लोग बहुत चर्चा किया ना कि आप
जैसे पार्टी के क्यों इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो आपका लीडरशिप का क्रेडिट नहीं है, मैं जितना देना चाहता हूं उससे ज्यादा क्रेडिट है जनता के हमारे मूड और जनता माहौल। के जो माहौल है। तो इस माहौल में इतने सालों बाद एक चीफ मिनिस्टर, ये भी तो हमारे देश का लोकतंत्र की भी बहुत हम लोग प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे में इतने सालों बाद, और वो एनडीए के पार्टनर, मतलब वो ऑफिशियली तो उनको सपोर्ट किए हैं, फिर भी कोई सरकार के तरफ से मतलब जुडिशियरी और जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है उसमें कोई असर, कोई प्रभाव, कभी इन्फ्लुएंस का सवाल ही नहीं है। तो ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा रीजनल पार्टी जो हमारे देश के जितने क्षेत्रीय दल हैं उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ये जो बड़ा दो बाइपोलरिटी नहीं है, रीजनलिज्म के ऊपर भी, क्योंकि अभी इसके बाद मायावती, ममता, मुलायम सिंह यादव से बहुत सारे इशू हैं, लालू यादव, बहुत सारे जो लीडर्स हैं उसके ऊपर इसका असर नहीं, इसका जो असर है, क्योंकि जयललिता एक तरह से एक शासन शैली का भी, कि जो अहंकार में, अकेले चलने में, अपने हिसाब से मनमानी करने में, पार्टी में किसी को दूसरे को जो एक शासन शैली, जो राजनीतिक शैली थी, उसकी भी प्रतीक थी। उसके नाते बाकी देश के नेताओं में कुछ अंदर कुछ संभला जाएगा, कुछ बदला जाएगा या नहीं? देखिए, होना चाहिए आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन भी है कि क्षेत्रीय दल के ऊपर बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर जगह अभी चर्चा शुरू हो गया है। हमारे पास तो बहुत लोगों का फोन भी आ रहे हैं कि क्या असर अभी हो सकता है, ये एक चर्चा का विषय है। क्योंकि अभी देखिए एरोगेंस जो आप कह रहे हैं ना कि हम जयललिता, मतलब हम जो भी मर्जी कर सकते हैं जी, और उसमें जुडिशियरी को हम नहीं, देखिए लालू जी के भी इस स्टाइल में बिहार में एक समय राजनीति करते थे, और लालू जी को भी लगता था कि हम हमेशा के लिए इसका ही हमें कोई कुछ लोकप्रियता जो है, अगर लोकप्रियता आपके पास है, पॉपुलर सपोर्ट है, तो कुछ भी तो किया आप जा कुछ भी कर सकते हैं, और उसमें तो आग लग जाएगा। अगर मेरे साथ कुछ छेड़ा या मुझे कुछ किया तो आग लग जाएगा। एक समय बिहार में भी इसी तरह जब पहली बार उनको किया तो ये था कि जैसे आग लग जाएगी। इसी तरह तमिलनाडु में भी ये हुआ कि जयललिता इनके समर्थकों अभी भी जो लग रहा है वो आग नहीं लगा। नहीं, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल रिएक्शन आजकल तो ऑर्गेनाइज भी लोग करते हैं, मतलब आपका डेमोन्स्ट्रेशन। उस नाते नेता बिरादरी को ये बहुत भारी मैसेज गया है अपने आप को बदलने के लिए। आप देखिए, जब लालू जी कहते थे कि बिहार में, मतलब वो जब तक समोसा में रहेगा आलू तब तक लालू, वो जमाना हम लोग देखा है। और लेकिन तो अभी जयललिता का भी वही हुआ। अभी देखिए ममता बनर्जी के बारे में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी पर्सनली अभी तक कोई कॉन्विक्टेड पर्सन है नहीं, तो उचित नहीं होगा। लेकिन तृणमूल के जो लोगों के खिलाफ, तौर तरीके जो लोगों के खिलाफ, आप देखिए, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन पब्लिक मूड वो करप्शन के पक्ष पे नहीं है। जी। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है, ये इसको भारी असर पड़ेगा। इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में अब क्या परिवर्तन होना? देखिए, तमिलनाडु में समस्या है कि डीएमके, जिस डीएमके को, मतलब हम देखा है कितना पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन, खासकर तमिल सेंटीमेंट जो है, क्योंकि जयललिता का पार्टी तो बाद में एमजीआर ने, एक्चुअली डीएमके वाज द ओरिजिनल पार्टी, एमजीआर उसको मतलब अलग ले गया एआईडीएमके, लेकिन बेसिकली द्रविडियन जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो डीएमके के साथ था। उस डीएमके के साथ देखिए अभी कितना परिवार का जो झगड़ा है, वहां भी मुकदमे, करप्शन के आरोप है, तमाम बातें है। तो उस नाते क्या तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक खालीपन आता हुआ लगता है? मुझे लगता है कांग्रेस की हालत भी बहुत खराब है वहां। कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज ऐसे एक स्थिति में है जहां जयललिता के साथ भी जाना कठिन है। लेकिन भाजपा जो ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन जैसे बंगाल में अमित शाह कह रहे हैं, तमिलनाडु में भी तो वो तमिल और बंगाल दो भाषा क्यों सीख रहे हैं? मतलब वो अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ बीजेपी, जो बहुत सालों से चर्चा का विषय था, हुआ नहीं। लेकिन जेल से या इस मौजूदा स्थिति से जयललिता क्या एआईडीएमके को संभाल सके? क्योंकि एक तरह से सहानुभूति की लहर तो शायद अंदर खाने जयललिता के लिए बन सकती है, बन सकते हैं। मतलब कोर्ट वर्डिक्ट जयललिता के बाद में पक्ष में जाएगा या नहीं, वो भी देखना है। लेकिन मैं जुडिशियरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इमेज जो है, जो वो तमिल आबादी के अंदर भी और लोगों के अंदर भी गया होगा उसका मैसेज। बिल्कुल, वो अभी एक लिटमस टेस्ट जयललिता के लिए है
कि अभी तक उससे वो दिखाई नहीं दे रहा है, सहानुभूति दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रही है। अगर हाँ। सहानुभूति है, लोग चुप करके बैठे हैं और जयललिता का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्लाइंटेल है, अगर उसमें बहुत बड़ी मतलब उसमें एक विक्टिम स्टेटस पॉलिटिकल मिल जाए जयललिता के, तब दूसरी चेयर ले सकता है। लेकिन वो अभी तक वो उसका जो संदेश जो है वो नहीं दे रहा है। अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन है। लेकिन एआईडीएमके की स्थिति आज वैसी नहीं लगती जैसी कि एक तरह से तृणमूल में है या जैसे समाजवादी पार्टी में है कि नंबर 2 के नाते बहुत भारी वैक्यूम एकदम अचानक आ जाता है। अचानक आ जाता है, मतलब जयललिता से शुरू और जयललिता से ही खत्म। ये मतलब ये भी एक क्षेत्रीय पार्टियों और व्यक्तिवादी केंद्रित पार्टियों के लिए मैसेज है। में ये समस्या जी। है, मुलायम के पार्टी में समस्या है, मायावती के पार्टी में, ममता के पार्टी में तो है ही। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जयललिता के लिए इतना आसान नहीं है इसके बाद भी वापस राजनीति में आना। जी जैन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।